Hello everyone, welcome to new video. In this video we are going to discuss about the next chapter, that is 8th chapter of your syllabus, that is metallurgy. Okay beta, the name of the chapter is metallurgy. Metallurgy. To start the chapter, before start the chapter, we'll have to discuss about some of basic concept and basic points regarding to this chapter. We have earlier seen this, how this chapter is related with our daily basic life and basic rules as well. You know, before start the lecture, we have to know what is meant by metal. You know बेटा, अगर आप लोग चलते चलते गिर जाते हो किसी मेटेलिक चीज़ के ऊपर तो यू विल फील हर्ट, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है. अगर वही आप नॉन मेटेलिक चीज़ के ऊपर गिरते हो तो आपको उतना हर्ट नहीं होगा जितना आपको मेटेलिक चीज़ों के ऊपर गिरने की वजह से हर्ट होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई एक पर्सन है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, तो आप उसको निकालने के लिए क्या करोगे? ऊपर से और इलेक्ट्रिक शॉक दोगे क्या? मतलब मेटल का एक कोई रॉड लेके उसके ऊपर मारोगे क्या आप मेटल के रॉड से? नहीं ना बेटा, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग. वॉट यू आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू इज, मुझे मालूम है ना आप क्या करोगे. आप क्या करोगे? एक लकड़े का पट्टा लोगे, उसके हाथ के ऊपर मारोगे, इफ इज इट पॉसिबल. अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जाके मेन स्विच ऑफ करोगे, वो नहीं है पॉसिबल तो लकड़े के पट्टे से मारोगे, नहीं है तो पॉसिबल तो फिर कुछ नहीं है. मेटलर्जी में क्या होता है बेटा, हम लोगों को इसी मेटल नॉन मेटल सारे रिलेटेड को एग्जिस्टिंग पॉइंट को स्टडी करना पड़ता है कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स अपने को कैसे रिलेटेड है, अपने लाइफ से रिलेटेड कैसे है. सबसे पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहला पॉइंट आता है, देखो सी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल का. आपने अगर मेटेलिक चीज को लिया और उसको अगर ऐसे बजाया, यू फील साउंड, लेकिन वही अगर आप इस नॉन मेटेलिक चीज को अगर ठोकते हो तो देर इज नो साउंड. आप देखिए ना, अगर मैं यहां पे ठोकू तो कुछ भी आवाज नहीं आएगा, लेकिन यहां पे ठोकू तो आवाज आ रहा है. यहां पे उतना आवाज नहीं आ रहा है, बराबर. यहां पे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, देखो. नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक का बने वाला है, ये नॉन मेटल का है बेटा. मेटेलिक मीन्स व्हाट? मेटेलिक में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, मीन्स दे आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. सिर्फ एक को छोड़ के. कौन है वो एक? कौन है वो है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज एन अजम्पशन फॉर मेटल दैट इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट. मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. एक ही अजम्पशन है मेटल का. वैसे अगर हम लोग इस यहाँ पे हम लोग कंबाइंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. While seeing the properties of metal, we have clearly seen this beta कि whenever we discuss about the metallic property and related to metallic properties and all, we clearly instructed कि metals are made by solid only. Okay, assumption is mercury. Non-metal exist in any house state. पानी से लेके, पानी तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन wood, okay, means all are solid state but exceptions solid state के अलावा molted lava है, या सॉरी प्लास्टिक को मेल्ट कर दिया आपने तो वो मेल्टन फॉर्म में है, तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड भी प्लास्टिक है. तो ईच एंड एवरीथिंग मीन्स मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड. वन एक अगर छोड़े तो आप आयरन देख लो वो लिक्विड में नहीं है, आप कॉपर देख लो वो लिक्विड में नहीं है, आप एल्यूमिनियम ले लो, टिन ले लो, सिल्वर ले लो, जिंक ले लो, गोल्ड ले लो, कोई भी ले लो बेटा, ये आपको सारे सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे. सिवाय मतलब नॉन मेटल जो है वो हम लोगों को सॉलिड स्टेट के अलावा अदर स्टेट में भी अपने को मिल जाते हैं, मतलब कि लिक्विड स्टेट में भी मिल सकते हैं एंड अदर स्टेट में जैसे कि सॉलिड स्टेट में भी अपने को मिल सकते हैं. बट द मेटल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली. तो हम लोगों का एक डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, अजम्पशन इज मर्क्यूरी. नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एज वेल. सेकेंड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज ऑफ दैट ओनली अगर हमने देखा है तो अपने जो वायर होते हैं ना बेटा, जो घरों में हम लोग वायरिंग करते हैं, तो वो वायरिंग किस चीज़ की बनाने वाली होती है? मतलब बाहर का केस उसका नॉन मेटल का होता है, अंदर का मेटल का होता है. सोचो अगर दोनों भी मेटल के होते तो क्या होता? दोनों भी मेटल होते, कनेक्शन करने जाते, लाइट ऑन किया, गया, बराबर ना, वही होता ना. और अगर दोनों भी चीज़ें नॉन मेटल की होती तो गए वहाँ पे कुछ भी करे, कितना भी करे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी च नहीं आ रहा, यहाँ पे बैठे है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैसे आएंगी इलेक्ट्रिसिटी? दोनों भी तो नॉन मेटल है. एक मेटल चाहिए होता है, एक नॉन मेटल चाहिए होता है. मेटल अंदर चाहिए, नॉन मेटल बाहर चाहिए. तूने मेटल को बाहर लगाया, नॉन मेटल अंदर कर दिया, कैसे चलेगा?
वैसे भी नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए बेटा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है, सब्सटेंस की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी अपने को मेटल्स और नॉन मेटल दोनों में अलग अलग होती है। अगर आप मेटल के बारे में देखते हो तो मेटल कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। नॉन मेटल इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, मतलब वो बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर है, और वो जो है मतलब लिक्विड एंड अदर स्टेट में मिलता है। सेकेंड हम लोग पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस बोले तो क्या, अगर आपने बजाया किसी मेटल को तो वो आवाज क्रिएट करेगा, लेकिन नॉन मेटल को बजाए तो वो आवाज क्रिएट नहीं करेगा। ओके, मेटल में अगर आपने क्लियर किया, मतलब मेटल को अगर आपने बजाया तो वो आवाज क्रिएट करेगा। अब ये तो हो गया मेटल नॉन मेटल के मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा हमने। अब हम लोग देखने वाले हैं मेटल नॉन मेटल की अदर प्रॉपर्टीज भी, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे देखो बच्चों, हर चीज का एक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग, एक मिनट में इसको गोल को मार्क कर लूँ, ये रिंग लाइट का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी लेक्चर चालू है तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, चलेगा ना? ठीक है, यहाँ तक मिल जाएगा मुझे एक्सेस। ठीक है, और नीचे का भी एक्सेस थोड़ा सा ऊपर से है मेरे को। ओके, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट, आप केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। कौन? मेटल। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली and become positively charged। वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे बेटा। बट अगर हमने देखा है तो इसके लिए है ना, इसी को मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ओके बेटा। सी, मेटल है, अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर मूव किया, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ करंट, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स, अगर इलेक्ट्रॉन मूव होते तो वहां पे करंट क्रिएट हो जाता है। करंट कौन से चार्ज का होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का होने की वजह से हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि मेटल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज, जैसे वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खो देंगे, वो क्या बन जाएंगे बेटा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। देखो बेटा, अब इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कुछ एक रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वेरियस एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ में हम लोग मेटल्स के रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे प्यारा अपने को कौन है? मेरे को तो सबसे प्यारा ऑक्सीजन है, क्योंकि मैं उसके विदाउट 1 मिनट भी नहीं जी सकता। अगर आपको ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी प्यारा है तो बता दीजिए, आप उसको इनहेल करके जी लो। ठीक है बेटा, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला है देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। सबसे पहला आता है रिएक्शन ऑफ O2 विथ मेटल्स। As you know beta, when oxygen is heating in the air, metal oxides are formed. For that example, if we have taken 4 molecules of sodium which are in solid state. अब सोडियम क्या है यहाँ पे? ये मत बोलो सोडियम क्या है। सोडियम बोले तो नमक में का एक क्रिस्टल है, वन टाइप ऑफ NaCl में से Na है, सोडियम है। तो ये Na को अगर आपने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट किया है, सॉरी 4 Na मॉलिक्यूल को O2 के साथ में अगर रिएक्ट किया और इसको अगर दिया आपने हीट, अगर आपने इसको हीट दिया तो आपको क्या मिलता है? 2Na2O जो है आपको आपका कंपोनेंट मिल जाता है। अगर आपने इसको अगेन थोड़ा सा प्रेशर देके H2O के साथ में अगर रिएक्ट किया, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ अगर इसने और रिएक्ट किया इसको फर्दर, तो 2NaO प्लस H2 गिव्स आपको यहां पे आपने अभी क्या करना है बेटा? इसमें H2O लेने के बजाय आप H2O, ये H2O कंपोनेंट ले लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2NaOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। वैसे हम लोग मैग्नीशियम का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं बेटा। उसके लिए रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, 2Mg लेने पड़ेंगे, मैग्नीशियम लेना पड़ेगा इन सॉलिड स्टेट, प्लस इसके अंदर O2 ऐड करना पड़ेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो अपने को मिलेगा 2MgO जो कि है सॉलिड स्टेट में। अगर आपने इस MgO को अगेन 2MgO या फिर MgO को अगर रिएक्ट किया है H2O के साथ में तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, Mg इन ब्रैकेट OH ट्वाइस, मतलब यहां पे मैग्नीशियम जो है आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में ये तो हो गया पहला रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट होंगे तो देखो क्या मिलता है, अगर सोडियम के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो आपको सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। उसको अगर आप अगेन आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। वैसे ही हमने सेकेंड वाला भी एग्जाम्पल देख लिया है, अगर हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अगेन उसको रिएक्ट करवाया तो MgOH अपने को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अपने को कंपोनेंट या फिर एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में नया वाला आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मैंने लिखते वक्त उल्टा लिख दिया था बट आप सही से देखिए उसको। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, what exactly happen beta when metals are react with water? So we know very well, जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर NaO2 सोडियम अगर हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ अगर रिएक्ट हो रहा था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने को प्रोडक्ट मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। वो क्या फॉर्म करते बेटा, हाइड्रोक्साइड, या फिर मेटल्स जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसमें हीट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2Na प्लस H ट्वाइस H2O गिव्स यू 2NaOH प्लस H2 गैस इस रिएक्शन में से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में जो है यहाँ से जो है गैस जो है रिलीज हो जाता है। आप बोलोगे कि सर Na तो है, फिर खाने का नमक ही तो है, अगर हमने नमक को ऐसे किया तो नमक में से हीट रिलीज होगा क्या? नहीं बेटा, नमक में से नहीं होगा, क्योंकि नमक NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ऑलरेडी वो रिएक्ट कर चुका है। आपको सोडियम लेना है। अगर आपने देखा होगा तो डिस्कवरी या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, ब्लास्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे जो है अपने को वेरियस जो है रिएक्शंस अपने को होते हैं, और उसी रिएक्शंस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रिएक्ट करवाते हैं। मीन्स वाटर जब कभी भी रिएक्ट करता है उस टाइम पे अपने को क्या होता है बेटा, वेरियस जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे अगर हमने सोडियम को, पोटेशियम को अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2KOH और प्लस इस भी रिएक्शन में से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। So whenever metal react with the water, when metal react with the water, it forms metal hydroxide or metal oxide plus hydrogen gas releases from the reaction. In the second reaction also, when potassium react with water, it forms potassium hydroxide plus H2 gas releases in the form of heat. और reaction में क्या create हो जाता है बेटा, heat जो है create होता है। हम लोग ऐसे ही दूसरे बहुत सारे ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं। देखो अगर हमने 2 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट किया ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में तो अपने को क्या मिलेगा, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ट्वाइस नेचर में होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन प्लस यहाँ से H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगा। वैसे ही हम लोग सेकेंड वाला भी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सबको भी रिएक्ट करवा सकते हैं। देखो एल्यूमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और आयरन ऑक्साइड मिलेगा। और इसके साथ में आपको हीट भी जो है सोल्यूशन में से या फिर रिएक्शन में से क्या हो जाएगा बेटा, इवॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्यूमिनियम के साथ में वाटर के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा Al2O3 plus thrice molecule of hydrogen gas is releases from the reaction. Next, अगर हमने इसको थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ आयरन लिया और इसको रिएक्ट कर रहे हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो आपको Fe2O3 मिल जाएगा, फेरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस इसमें से 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है रिलीज हो जाएंगे। और वैसे ही जिंक के साथ में भी होगा बेटा, जिंक को अगर H2O के साथ रिएक्ट किया तो ZnO
एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस इसमें से भी H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द सम रिएक्शंस दैट वी हैव सीन दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विथ द वाटर फॉर्म्स अ वेरियस रिएक्शंस। जैसे मेटल जो है, मेटल के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता है तो मेटल जो है वर्गोलियसली अपने को क्या दिखाता है, अपने को यहाँ पे रिएक्शन दिखाता है। अगर आप इस रिएक्शन सीरीज में देखोगे तो मैग्नीशियम मोर Mg जो है मोर रैपिडली और इंडिकेटेडली सीक्वेंस करता है, रिएक्टिविटी दिखाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिंक और जिंक भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। अगर ये रिएक्टिव सीरीज अगर हमने देखा तो इसमें मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है आयरन है, रिएक्ट होता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में सबसे पहला एल्यूमिनियम अगर है तो वो सबसे ज़्यादा जो है रिएक्ट करेगा और आपको जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब वैसे ही होता है बेटा, अगर आपने मेटल्स को किसी अदर एलिमेंट के साथ अगर रिएक्ट किया, जैसे कि सपोज करिए अगर मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड वहाँ पे मेटल साल्ट जो है, साल्ट ऑफ मेटल जो है फॉर्म होता है और H2 गैस जो है सोल्यूशन में से फिर से जो है रिलीज होने लगता है। तो उसको देखिए हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स, और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, यहाँ पे से वाटर हट जाएगा और यहाँ पे आएगा एसिड्स। हाउ द मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। सो सबसे पहले हम लोग अगर मैग्नीशियम लेते हैं साल्ट सोल्यूशन और इसको रिएक्ट करते हैं ट्वाइस HCl के साथ में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको मिलेगा MgCl2 प्लस इसमें से H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगा। देखा मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, सॉलिड मतलब सॉलिड स्टेट में जो है मैग्नीशियम लिया था, मेटल है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ तो इसने मेटल क्लोराइड या फिर मेटल साल्ट क्रिएट किया। साल्ट क्यों, NaCl, सॉल्ट है ना, NaCl मतलब कैल्शियम है ना उसमें, तो यहाँ पे भी कैल्शियम लग रहा है तो इस वजह से इसको मेटल साल्ट बोलते हैं। वहाँ पे सोडियम का है तो इसको सोडियम साल्ट बोलेंगे, यहाँ पे ये मेटल साल्ट जो है अपने को फॉर्म हो जाता है। अगर ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम को अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में अगर आपने रिएक्ट किया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ट्वाइस AlCl3 प्लस H2 गैस रिलीजेस। बट रिएक्शन स्टेबल हुआ क्या, नहीं, 6 मॉलिक्यूल है तो इस वजह से यहाँ से कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे बेटा, 3 मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो ये जो है रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ जो है एसिड्स। अब हम लोग इसमें और एक है, देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको है ना, इसको आंसर करके इसको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। ये ऊपर की रिएक्शन से आपको वो समझ में आ ही जाएगा, बहुत सिंपल वाला है। Fa को रिएक्ट करना है ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में और जिंक को रिएक्ट करना है अगेन HCl के साथ में। तो इसमें से क्या प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में याद से लिखोगे, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज एसिड में सबसे, अब एसिड में तो यहां तक हमने हाइड्रोक्लोरिक लिया था, अभी हम लोग लेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोले तो क्या, NO3 या फिर जिसमें NO3 का ग्रुप लगता है उसको बोला जाता है नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड। ओके बेटा, सबसे पहला है कॉपर सल्फेट ले लीजिए आप, उसको रिएक्ट करिए 4NaO2 के साथ में, HNO3 के साथ में, नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3 के साथ में क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको, CuNO3 ट्वाइस मिल जाएगा, प्लस उसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 भी रिलीज हो जाएगा और प्लस इसमें से आपको इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, एंड प्लस आपको क्या मिलेगा इसमें से ट्वाइस H2O के मॉलिक्यूल जो है लिक्विड फॉर्म में जो है स्टेबल आपको मिल जाएंगे। सेकेंड वाला अगर हम लोग रिएक्शन देखें बेटा ऐसा ही, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल अगर लिए हमने कॉपर सल्फेट के, कॉपर के, और उसको रिएक्ट करवाया 8 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 के साथ में, तो CuNO3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस NO2 प्लस H2O लिक्विड में जो है रिएक्शन में से सेपरेट हो जाएगा। सो यू नो बेटा, सी aqua regia is a highly corrosive and furning liquid. It is one of the few reactant which can dissolve the noble metal like gold and platinum. Aqua regia is freshly prepared by mixing of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. 3:1 का अगर आपने ये लिया तो एक्वा रिजा आपका फॉर्म हो जाता है।
एक्वा फॉर्म होता है। ये क्या होता है, नोबल मेटल जो होता है ना बेटा, गोल्ड और प्लैटिनम, इनको नोबल मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और ये करोजिव नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से इनको नोबल मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये नोबल मेटल को भी ये एक्वा रिजा जो है वो जो है 3:1 के प्रोपोर्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है, और इसको ही हम लोग जो है एक्वा रिजा बोलते हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव लिक्विड फॉर्म हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, सो ये तो एक्वा रिजा के बारे में है। अब इसके बाद में है नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज साल्ट ऑफ अदर मेटल। अगर आपने मेटल को किसी अदर साल्ट के मेटल के साथ में अगर रिएक्ट किया तो आपको उसमें एग्जैक्टली क्या फॉर्म होता है वो हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें है ना एक मेटल लगा दिया आयरन, और इसमें जो है आयरन का सॉल्यूशन लिया, दूसरे इसका आपने इसको इसके अंदर डिप कर दिया, और ये अगेन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। ओके बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक काम करिए, एक कॉपर वायर लीजिए और क्लीन आयरन नेल ले लीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्लीन आयरन नेल है, इसके अंदर कॉपर है, यहाँ पे जो है कॉपर है और आयरन सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये जो है आयरन है, Fe है, वो Cu है। ओके बेटा, नेक्स्ट डिप कॉपर वायर इन द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, FeSO4 में आपको इसको डिसॉल्व करना है, फेरस सल्फेट में, और आपको जो कॉपर को है उसको कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करना है, फेरस को कॉपर सल्फेट में CuSO4 में जो है आपको डिसॉल्व करना है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे ये इंटरफेरेंस होगा कि जैसे ही कॉपर जो है, कॉपर के ऊपर आयरन का कोट चढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि कॉपर के ऊपर आयरन का कोट चढ़ेगा और यहाँ पे आयरन के ऊपर कॉपर का कोट चढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर जो है साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। जब कभी भी ए सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन बी के साथ में, फिर जब कभी भी साल्ट को, मेटल को अदर सॉल्यूशन के साल्ट के साथ में अगर आपने रिएक्ट करवाया तो वो मेटल जो है अदर सॉल्यूशन का साल्ट प्रिपेयर करते हैं और उनके ऊपर जो है कोटिंग लग जाती है। यही हम लोग करोजन से बचने के लिए जो है अपने घरों की जो जितने भी मेटल्स हैं उनको पॉलिश करना, पेंट करना, ये सब कुछ क्यों करते बेटा, टू प्रिवेंट दोज थिंग्स फ्रॉम द करोजन। सो दिस इज व्हाट द करोजिव नेचर और करोजन। इसके बाद में है रिएक्टिविटी और रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज क्या होती है बेटा, देखो, we have seen that the reactive of all the metals is not the same. However, oxygen and water does not react with all metals. Oxygen और water जो है सारे metals के साथ में react नहीं करता है, some of metals के साथ में ही water के साथ, मतलब some of metal के साथ में क्या होता है, वो react करता है, बाकी सारे metal के साथ में वो react नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज क्योंकि कुछ कुछ मेटल कैसे होते हैं, रिएक्टिव में उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कुछ की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो जिनका रिएक्टिविटी कम है, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू अदर मेटल कम है, उनको लो रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, और जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उनको हाई रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, या फिर रिएक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। अब ये रिएक्टिव मेटल का क्या है बेटा, देखो, अगर आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है तो जैसे जैसे आप इधर रिएक्ट विथ वाटर, उसके बाद में रिएक्ट विथ एसिड्स एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और उसके बाद में सबसे लास्ट में देखो लोअर, हायर टू लोअर रिएक्टिविटी। सो दिस इज द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन विच व्हाट वी हैव सीन दिस बेटा, कि मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसके बाद में मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। दोज विच आर रिएक्ट सो क्विकली एंड सो फास्टली आर नोन एज highly reactive metals, and those who are react virtuously, those immediately they react with other, so are highly reactive metals. उसके बाद में होता है less reactive metals, and जो भी मीडियन होते हैं या फिर जो भी कम से कम जो भी मतलब ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करते और ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते, उनको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है कहा जाता है। उसके बाद में रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। अगर आपने मेटल का नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करवाया तो आपको क्या होता है, मेटल साल्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है इसमें, अगर आपने सोडियम का रिएक्शन करवाया कैल्शियम के साथ में, नॉन मेटल है कैल्शियम के साथ में, आप मेटल का और नॉन मेटल का फॉर्म का मतलब रिएक्शन करवाइए तो आपको मिलेगा Na, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ Na। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na लेना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए, तो 2 NaCl, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा।
क्यों आयोनिक कंपाउंड? बिकॉज Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट कंसिडर टू बी अ आयोनिक कंपाउंड. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर एलिमेंट्स. अदर एलिमेंट्स में भी है, देखो मतलब कि कैसे कैसे, मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटल साल्ट सोल्यूशन, उसके बाद में वेरियस थिंग को पकड़ के हमने जो है इसको यहाँ पे डिस्कस किया है. आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ है, बट आप इसको एक दो बार देख लीजिए, कंपेयर करिए बुक के साथ में रख के, तो आपको पता चल जाएगा. सो डू वन थिंग, वॉच इट केयरफुली एंड रेगुलरली, 2 to 3 times यू वॉच द वीडियो, यू विल फाइंड इट आउट बेटा, कि ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि एग्जैक्टली अपने को इसमें क्या क्या पढ़ना है. तो ये तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, इसके बाद में हम लोग चैप्टर को डिटेल में देखेंगे. ओके बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन, सो लाइक शेयर का बटन है वो लाइक कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ चलो बच्चों को समझ में आ रहा है. कमेंट बॉक्स भी है, अगर आपके कोई भी कमेंट है तो मोस्ट वेलकम है. जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में. इट इज एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. टू गेट दैट नोटिफिकेशन यू विल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. थैंक यू.